आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे व्हीट स्टोन सेतु। इंग्लिश में इसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रिज या सेतु है उसके बारे में हम समझें। हकीकत में हम सेतु या पुल का मतलब ही नहीं समझते। साधारण तौर पे जिसे पुल कहते हैं वही सेतु होता है, और सेतु का मतलब होता है कि दो अलग अलग किनारों को आपस में जोड़ने वाला। तो दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ने वाले को सेतु बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको ब्रिज बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कोई नदी है उसमें पुल बनाया जाता है या ब्रिज बनाया जाता है, तो हकीकत में वो दो किनारों को नदी के जोड़ता है। तो जहां पर दो चीजों को के मध्य जोड़ने की बात आएगी, तो उस जोड़ने की प्रक्रिया में जो भी रास्ता बनेगा उसको हम ब्रिज कहते हैं। तो व्हीट स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, या यूं कहें नियम दिया, जिसके माध्यम से कहाँ पर धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो उस विषय में हम लोग ये चित्र देख करके उनकी बताई गई बात को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले उनके बताई गई बात को समझते हैं। तो कह रहा है, किरचॉफ के एक अनुप्रयोग के रूप में चित्र 3.18 में दिखाए परिपथ पर विचार कीजिए। तो ये देखिए 3.18 फिगर हमारा बना हुआ है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो कह रहा है जो कि व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। तो ये जो बना हुआ है फिगर, इसी को हम व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। सेतु में 4 प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1, R2, R3, R4 4 प्रकार के यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। करा विकर्णता विपरीत बिंदुओं चित्र में A तथा C के एक युग्म से कोई विद्युत स्रोत संबद्ध है। तो विकर्णता मतलब डायगोनल। तो यहाँ और यहाँ से देखिए ये बैटरी के टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ये बैटरी लगी हुई है, तो इसके टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो इससे अलग हटके जो दो किनारे हैं विकर्णता, उनको कह रहा है डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, और ये G लिखा हुआ है। G का मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हमारा करंट नापता है, तो इसलिए G लिखा है। तो वही कह रहा है कि चित्र में A तथा C के एक युग्म से कोई विद्युत स्रोत संबद्ध है। तो गैल्वेनोमीटर संबद्ध है B और D से, और A और C से हमारा ये विद्युत स्रोत संबद्ध है। विद्युत स्रोत मतलब बैटरी जो बिजली प्रवाहित कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रही है, यह अर्थात ऐसी बैटरी भुजा कहलाती है। तो ये A और C जो भुजाएं हैं इनको बैटरी आर्म कहते हैं, बैटरी वाली भुजाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे दो शीर्ष बिंदुओं B तथा D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा के संसूचन की एक युक्ति है संबद्ध है। तो B और D पॉइंट पर हमने गैल्वेनोमीटर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को नापती है वो संबद्ध कर दिया है। कह रहा है यह लाइन जिसे चित्र में BD से दिखाया गया है गैल्वेनोमीटर भुजा कहलाती है। तो BD वाली ये आर्म गैल्वेनोमीटर आर्म कहलाती है, और AC वाली ये आर्म बैटरी आर्म कहलाती है, क्योंकि AC से बैटरी जुड़ी है, BD से गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। अब देखिए कह रहा है कि सरलता के लिए हम कल्पना करते हैं कि सेल में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि इस सेल के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो कह रहा है कि सामान्यतः G से होकर विद्युत धारा IG तथा सभी प्रतिरोधकों से होकर भी धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए जो G है गैल्वेनोमीटर, तो इससे भी करंट जाएगी, और जितने सारे हमारे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगे हुए हैं इनसे भी धारा जाएगी। अब देखें यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है उस संतुलित सेतु का उदाहरण एक विशेष महत्व रखता है जिसमें प्रतिरोधक ऐसे हों कि IG = 0,
जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, आई का मतलब करंट। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो 0 हो, ऐसी कौन सी स्थिति होगी? तो वो स्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि हम आसानी से ऐसी संतुलन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जिससे जी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जी से होकर के कोई धारा प्रवाहित ना हो, ऐसी कंडीशन हमको खोजना है। तो कह रहा है ऐसे प्रकरण में संधि बी तथा डी के लिए चित्र देखिए। बी तथा डी के लिए चित्र किरचॉफ के संधि नियम को अनुप्रयुक्त करने पर हमें संबंध I1 बराबर I3 तथा I2 बराबर I4 प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए हमको I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4 प्राप्त होता है। तो हमने हुई जो किरचॉफ का जंक्शन रूल पढ़ा था, संधि नियम जो पहला नियम था, तो उसमें पढ़ा था कि किसी संधि में या जंक्शन में आने वाली जितनी करंट होगी वो जाने वाली या निकल के जाने वाली करंट के बराबर होगी। तो अगर I2 I4 के बराबर हो जाए, I1 I3 के बराबर हो जाए, तो सीधी सी बात है कि इस BD से होकर के कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। इसको समझिए भाई, जब I2 बराबर I4 हो जाएगा, I1 बराबर I3 हो जाएगा, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जितनी यहाँ पर आ रही है वो निकल के I4 में जा रही है, जितनी यहाँ पर आ रही है I1 के रूप में वो निकल के I3 के रूप में जा रही है। तो जी में या गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए कह रहा है उसके बाद हम बंद पासों ADBA तथा CBDC पर किरचॉफ के पास नियम को अनुप्रयुक्त करते हैं, पहले पास से प्राप्त होता है। तो पहला पास ADBA है, इसमें किरचॉफ का नियम लागू करते हैं ADBA में। तो ADBA ये वाला ये वाला ADBA में हम लागू करते हैं किरचॉफ का नियम। तो अगर इसमें हम किरचॉफ का नियम लागू करेंगे तो ADBA में इसको देखते हैं। तो देखिए A से D में ये करंट इधर को जा रही है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में अगर हम इधर को माइनस मानेंगे तो सब माइनस ही रहेगा। तो इसको इस तरह बना लेते हैं, इस प्रकार से हम चिन्ह बना लेते हैं घुमाव वाला। तो ये देखिए इधर को जा रही है तो माइनस लिखा है माइनस I1 R1 प्लस यहाँ पर देखिए BD में चूंकि G में करंट नहीं जा रही है तो I2 R2 या I इंटू G करेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो गुणे I करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि I हमारा 0 है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही, क्योंकि I2 बराबर I4 है, I1 बराबर I3 है। तो इसलिए 0 लिख दिया गैल्वेनोमीटर में। I इंटू R मतलब गुणनफल 0 होगा, तो 0 लिख दिया। प्लस अब देखें इधर को माइनस लिया है, इधर को अब घूम के हम इधर आ रहे हैं। तो जब ऐसे चल रहे हैं तो चलने की दिशा में ये वाली करंट है और ये चलने की विपरीत दिशा में, क्योंकि घूम के तीर इधर आ रहा है, करंट इधर जा रही। तो अगर हमने इसको माइनस लिखा है तो इसको प्लस लिखेंगे। तो प्लस लिखा I2 R2 बराबर 0 जैसा हम लिखते हैं। और देखिए ये 0 क्यों लिखा है, बता रहा है कि IG बराबर 0 है, चूंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही, इसलिए IG 0 है। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार से CBDC में इस वाले पास में देखते हैं। तो अगर इस वाले पास में हम देखें और फिर उसी तरह से बनाएं ऐसे करके ये चिन्ह, तो इधर को आ रहे हैं, इधर को। तो अगर इधर को चाहे देखिए प्लस मानिए चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें इधर को आने को इस तरफ को, इसमें देखिए माइनस माना था, इसमें इसने प्लस माना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो I4 R4 पॉजिटिव हो गया, प्लस
I3R3। देखिए प्लस में इसको फिर ले लिया है तो इसमें घूम के इधर आ रहे हैं, लेकिन इसमें चूंकि करंट जीरो ही है, IG जीरो है, कोई मतलब नहीं, तो सीधा जीरो रख दिया। अब देखिए हम घूम के इधर को ऐसे चल रहे हैं तो ये तीर हमारा ऐसे बनेगा जा करके, और करंट ऐसे जा रही है, विपरीत है। तो अगर इसके लिए हमने पॉजिटिव लिखा है तो इसके लिए निगेटिव लिखेंगे। तो देखिए निगेटिव में लिखा है -I1R3 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 3.62, अब 3.62 से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये -I1R1 बराबर -I2R2 होगा, और सिंपल करेंगे तो I1/I2 बराबर R2/R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करें तो ये इधर आ जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो I2R4 बराबर I1R3 हो जाएगा। तो I1/I2 बराबर R3/R, I1/I2 बराबर R4/R3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, खुद ही निकल के आएगा। तो I1/I2 बराबर R2/R1 है, I1/I2 बराबर R4/R3 है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये दोनों में I1/I2 है, तो R2/R1 बराबर R4/R3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एक तरह से फार्मूला निकल करके आ जाएगा। तो जो हमने ऊपर माना था कि I1 I3 के बराबर है और I2 I4 के बराबर है, तो ये तब संभव है जब R2 R1 के बराबर है और R4 R3 के बराबर है, R2/R1 बराबर R4/R3। ये कंडीशन जब हमको प्राप्त होगी तब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस गैल्वेनोमीटर में जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इसमें धारा नहीं जाएगी, अगर ये वैल्यू बराबर है। बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब बराबर होंगे I2 और R2 और I1 R1, इसी प्रकार I4 R4 और I3 इंटू R3, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चूंकि बराबर है तो धारा भी बराबर होगी। तो धारा जब बराबर होगी तो इधर जितनी आएगी उधर इतनी भी होगी, इधर जितनी आएगी उधर इतनी, इधर भी उतनी होगी। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। जब कोई करंट क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि B और D बिंदु पर विभवांतर जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जब विभव में अंतर जीरो होता है तो करंट का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि हमारी करंट उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। ये चीज निकल करके आ गई। तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है 4 प्रतिरोधकों में संबंध दिखाने वाले समीकरण 3.64A, ये जो समीकरण है को गैल्वेनोमीटर में शून्य अथवा नगण्य विक्षेप के लिए संतुलन प्रतिबंध कहते हैं। संतुलन प्रतिबंध कहते हैं इस समीकरण को। क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन, 0R नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं बैलेंस कंडीशन में। जब गैल्वेनोमीटर में करंट न जाए, जीरो हो, तो इसको नल डिफ्लेक्शन या संतुलन बिंदु कहते हैं, संतुलन प्रतिबंध कहते हैं। तो ये चीज को ध्यान देना है। तो इसको बॉक्स में बंद करिए और यहां से लेकर के यहां तक पूरा अंडरलाइन कर ली। अब देखिए कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु तथा इसका संतुलन प्रतिबंध अज्ञात प्रतिरोधों के निर्धारण के लिए एक प्रायोगिक विधि देता है। तो अगर हम इस फार्मूले को लेकर के चलें और ये फार्मूले के हिसाब से अगर एक चीज नहीं पता, मान लीजिए R3 ना पता हो, और बता दे कि संतुलन में है ये ब्रिज या सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, तो R3 कितना होगा, तो हम निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। तो वही कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि हमारे पास कोई अज्ञात प्रतिरोध है जिसे हम चौथी भुजा में लगाते हैं। तो इस प्रकार R4 ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात प्रतिरोधों R1 R2 को सेतु की पहली तथा दूसरी भुजा में रखते हुए R3 को तब तक परिवर्तित करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर नगण्य विक्षेप नहीं दिखलाता है।
तो R1 और R2 को सेतु की पहली तथा दूसरी भुजा में लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ और यहाँ R1 और R2 को, और R4 नहीं पता है तो R3 को इतना चेंज करते हैं कि ये G में करंट 0 हो जाए। इसमें जब 0 हो जाएगी तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाला ये फार्मूला लगा करके R4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेतु तब तक संतुलित होता है, सेतु तब संतुलित है जब संतुलन प्रतिबंध से अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान प्राप्त होता है। तो R4 की वैल्यू R4 बराबर R2 बटे R1 गुणे R3 होगा। तो वही लिख दिया है, R4 बराबर R2 बटे R1 गुणे R3। तो इस सिद्धांत का उपयोग करने वाली प्रायोगिक युक्ति मीटर सेतु कहलाती है। तो इस प्रकार से एक तार लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसमें छुआते हैं इधर उधर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जहाँ पे इसमें करंट 0 हो जाती है तो उसी को जो है मान लेते हैं, उसी जगह रुक जाते हैं। फिर इसका प्रतिरोध तो हमको पता रहेगा तो इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्रिज अब संतुलन में या बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिस विधि से इसको पता करेंगे टच कर करके तार से कि इसमें 0 करंट हो रही है तो उसको मीटर सेतु कहते हैं, मीटर ब्रिज। उस युक्ति को क्या बोलते हैं? मीटर सेतु या मीटर ब्रिज अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखिए अभी हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लिया, अब पढ़ करके इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं चित्र 3.19 के प्रतिरोध निम्नवत है। AB में 100 ओम है, BC में 10 ओम है, CD में 5 ओम है, DA में 60 ओम है। इतना प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर 15 ओम प्रतिरोध है। ये गैल्वेनोमीटर का तीर लगाए या G लिखे, इसका मतलब है कि करंट के तीर में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब परिवर्तन के लिए तीर लगा, इसका मतलब ये एम्पियर मीटर या गैल्वेनोमीटर है। तो इसका प्रतिरोध 15 ओम है। तो अब देखिए सबका AB BC CD सारी भुजाओं का प्रतिरोध हमको दे दिया है और यहाँ पर करंट I1 जा रही है और यहाँ पर करंट IG जा रही है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो इसकी करंट IG है। तो अब इसमें कितना जाएगा? तो I1 ज्यादा है तो ज्यादा में कम वाली अगर घटा दें तो इसमें जितना भाग जाएगा वो निकल आएगा। तो I1 में IG घटा दिया। इसी प्रकार इसमें I2 है तो I2 इधर आई और ये IG भी इधर आ रही, तो इधर आके इधर दोनों साथ में जा करके फिर बैटरी में जाएंगी। तो ये I2 हो गई और ये IG आने वाली इधर I2 प्लस IG हो गई। 10 वोल्ट की बैटरी है। तो अब देखते हैं कि हमसे पूछेगा क्या। तो देखिए कह रहा है कि 15 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को BD से जोड़ा गया है, जैसा अभी हमने देखा। तो कह रहा है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए। AC के मध्य 10 वोल्ट विभवांतर है। तो गैल्वेनोमीटर में यानी ये IG हमको पता करना है कि ये गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है। और कह रहा है हमसे कि AC के मध्य 10 वोल्ट का विभवांतर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है A और C के मध्य। जाहिर सी बात 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो इनके बीच विभव का अंतर या पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही होगा। इधर प्लस 10 वोल्ट होगा तो यहाँ भी प्लस 10 वोल्ट होगा। ये छोटी लकीर निगेटिव मानी जाती है तो यहाँ पर माइनस 10 वोल्ट होगा तो यहाँ पर भी माइनस 10 वोल्ट होगा, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पर होगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए पास BA DB पर विचार करने पर, तो जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा है वैसे ही करेंगे। तो BA DB इस पर विचार करेंगे। तो फिर उसी तरह से चिन्ह बना देंगे जैसा बनाया है। तो अगर हम इसको ऐसा चिन्ह बना दें इस प्रकार से, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, देखें यहाँ लिख करके I1 गुणे 100, ठीक ना,
और ये देखिए इधर को और इधर को ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ये भी अगर इसको निगेटिव मान लें, पता नहीं क्वेश्चन कैसे किया है, हम मान लेते हैं निगेटिव, इसको भी फिर निगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि एक ही दिशा है। तो माइनस IG गुणे 15 ओम, ये 15 ओम है। फिर इधर देखिए तीर इधर को हमारा जा रहा है, करंट इधर को आ रही है, तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा, उल्टा हो गया, प्लस I2 गुणे 60 बराबर ये वोल्टेज जो भी रहेगा वोल्टेज, जैसे 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट कर देंगे बराबर 10। तो देखिए इसी प्रकार से लिखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में कैसे लिखा है। तो यहां पर देखिए 100I1 लिखा है, 100I1 इसका मतलब इधर को पॉजिटिव माना है तो ये वाला निगेटिव लिखेगा। तो 100I1 देखिए 100I1 प्लस 15IG। अब चूंकि इसको पॉजिटिव माना है तो ये दिशा देखिए ऐसे ही है, अब ऐसे चलेंगे तो ऐसे आए तो ये एक ही दिशा है तो इसको भी पॉजिटिव मानेगा। तो प्लस IG गुणे 15 गुणे IG गुणे 15। अब माइनस में रहेगा 60 गुणे I2, क्योंकि हम आके इधर से इधर जाएंगे और ये करंट उल्टा जा रही है तो इसको माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा माइनस 60 I2 बराबर 0 माना है। ये मान के चल रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में चूंकि बीच वाले में करंट नहीं जाती, तो ये मानते हैं कि करंट तब नहीं जाती जब B और D के बीच विभवांतर 0 होता है, तो इसलिए उसने 0 लिखा। हमने पूरे के लिए 10 वोल्ट बताया था, तो यहाँ BD में चूंकि विभवांतर 0 होगा तभी व्हीट स्टोन ब्रिज काम करेगा और इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इसने मान लिया कि B और D का विभवांतर 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार से पास। अब इसको सिंपल किया तो इसमें 5 का भाग दे दिया तो 20 बार जाएगा, तो 20I1 प्लस 3IG माइनस 12 पंचे 60, तो 12I2 बराबर 0। अब पास BCDB पर विचार करें, तो पास BCDB इस पर देखें, तो फिर वैसे करना है। देखिए यहाँ से करंट ऐसे आ रही है और यहाँ ये उल्टा हो गई। हम यहाँ से चले, जिधर चलेंगे उसी रास्ते पे चलते चले जाएंगे, जो तीर उल्टा मिलेगा उसको उल्टा चिन्ह लगाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10I1 माइनस IG गुणे 10। अब देखते हैं कि ये प्लस माना है कि माइनस, तो इसने प्लस माना है, तो 10I1 माइनस IG, ठीक ना। अब इस रास्ते में जब चल रहे हैं तो देखिए इधर को हम मुंह करके तीर की तरफ चले तो इधर को चले तो ये तीर उल्टा जा रहा है, हम चल इधर को रहे तीर इधर को है तो माइनस में रहेगा, तो माइनस I2 प्लस IG गुणे 5 रहेगा, माइनस I2 प्लस IG गुणे 5 हो गया। देखिए अब फिर आगे चलते हैं, तो देखिए हम जब इसमें चलेंगे यहाँ से इसमें, क्योंकि इस पास की बात हो रही थी, इसमें जब चलेंगे तो मुंह हमारा इधर को है, IG की तीर इधर को है, उल्टा है, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे, तो माइनस IG गुणे 15 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस IG गुणे 15 बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि B और D के बीच विभवांतर 0 माना जाएगा। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो IG यानी गैल्वेनोमीटर वाली करंट 0 होगी। तो वो कब होगी? जब पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस B और D के बीच। अब इसको सिंपल किया तो देखिए 10I1 माइनस 30IG माइनस 5I2 बराबर 0 हो गया। और सिंपल किया तो 5 का भाग दिया तो 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 बराबर 0 हो गया। ये आ गया। अब पास ADCA पर विचार करने पर अब पूरा ले रहा है, देखिए पूरा ABCDA, देखते हैं कौन सा पास है। ADCEA, ADCEA
ADCEA, ये पूरा ये वाला ले रहा है। अब पहले ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, अब ये वाला ले रहा है, ये वाला यही बच गया है, ये वाला। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस 0 माना था, यहाँ पर बैटरी वाला 10 रहेगा। तब देखिए यहाँ से चल रहे हैं, तो इसको या तो प्लस मानेंगे या माइनस, और जो उल्टा मिलेगा उसको उल्टा चिन्ह लगाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या माना है। तो क्वेश्चन में माना है पॉजिटिव, क्वेश्चन में पॉजिटिव माना है, 60i2 लिखा है, पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो 60i2, अब इधर से इधर को आए तो अभी तीर जो है वैसे ही है जिधर हम चल रहे हैं, तो +5 गुणे i2 प्लस IG, तो +5 गुणे i2 प्लस IG। अब देखिए कहीं पर भी प्रतिरोध नहीं लगा है, कहीं भी प्रतिरोध और कहीं नहीं लगा है, तो बराबर 10 वोल्ट कर देंगे, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस बिंदु के बीच 10 वोल्ट है। इस और इस बिंदु के बीच 0 था तो 0 लिख रहे थे, इस और इस बिंदु के बीच में 10 है तो 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 10 लिखा, इसको सिंपल किया तो ये 60 5 65 i2 प्लस 5IG बराबर 10, तो 13i2 प्लस IG बराबर 2। तो समीकरण 3.65b को 10 से गुणा करने पर, तो 3.65b, इसमें 10 का गुणा कर दें, तो इसमें 10 का गुणा कर देगा, तो 10 का गुणा किया तो हो गया 20i1 माइनस 60IG माइनस 10i2 बराबर 0 हो जाएगा। इतना आ गया। अब कह रहा है कि समीकरण 3.65d जब 10 का गुणा कर दिया, वह समीकरण 3.65a से हमें निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये वाला समीकरण, ये और डी और ए और ये वाला इनकी तुलना करके इनको युगपत समीकरण बन गए हैं। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 63IG माइनस 2i2 बराबर 0। अब इतना आप लोग सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर इसको करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम करके दिखा देते हैं, आप लोग एक बार सीख लीजिए। 20i1 प्लस 3IG माइनस 12i2 बराबर 0 है, ये वाला और इसकी तुलना करना है ये वाले की। तो इसको लिखते हैं, तो 20i1 माइनस 60IG माइनस 10i2 बराबर 0, ये दोनों की तुलना करना। तो देखिए अब इसमें अगर इसको काटना है तो इस घटाएंगे हम लोग, तो ये घटाएंगे अगर, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हमारा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस में 63IG और ये माइनस का 2i2 हो जाएगा बराबर 0। वही चीज देखे यहाँ पर लिखा है। अब इसमें से क्या होगा, i2 इक्वल टू 63IG, ये इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2i2 बराबर माइनस का 63IG हो जाएगा। तो ये i2 बराबर 63/2IG हो जाएगा। तो i2 बराबर हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो i2 की वैल्यू आ जाएगी 63/2IG। अब देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है, तो इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये तो समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में मिस्टेक हो गया है, हिंदी वाली में, तो इसको ये काट दीजिए, गलत लिखा है। ये होना चाहिए था 2i2 बराबर 63IG, तो i2 बराबर 63/2IG, तो 63/2 करेंगे तो 31.5IG आ जाएगा, ये वैल्यू i2 बराबर 31.5IG। ये गलत लिख गया है,
इतना पार्ट ए हटा दीजिए, इसीलिए समझने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर देखिए ये किया 63 IG-2 बराबर 0, तो I2 बराबर 31.5 IG, अंग्रेजी वाले में सही लिखा है। अब देखिए I2 की वैल्यू हमने निकाल लिया, I2 की 31.5 IG। अब I2 के मान को समीकरण 3.65 C में रख देंगे I2 की वैल्यू, तो IG निकल आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू ये उठा के ये रखा, तो ये गुणा हो जाएगा प्लस IG, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा IG बराबर 4.87 मिली एम्पियर आएगा। मिली एम्पियर, ये चीज ध्यान देना। तो इस प्रकार से हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा और व्हीट स्टोन ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन भी किए। अब आगे देखिए, आ जाता है हमारा सारांश यानी समरी। तो इसको भी देखते हैं। कह रहा है किसी चालक के दिए गए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा उस क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश होता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई चालक है, उसका जो एरिया है उससे जो करंट फ्लो हो रही है, उसका मतलब है कि वो नेट आवेश ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर ही धारा है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि स्थायी धारा बनाए रखने के लिए हमें एक बंद परिपथ चाहिए जिसमें एक बाह्य स्रोत विद्युत आवेश को निम्न से उच्च स्थितिज ऊर्जा की ओर प्रवाहित करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा, घर में कहीं तार कटा हो तो आगे बिजली नहीं जाती, तो हमारा बंद परिपथ होना चाहिए ताकि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा सके। तो ये कह रहा है कि एक बाह्य स्रोत विद्युत आवेश को निम्न से उच्च स्थितिज ऊर्जा की ओर प्रवाहित करता है। निम्न स्थितिज ऊर्जा से उच्च स्थितिज ऊर्जा की ओर, ध्यान दीजिए, मतलब कि उच्च गतिज ऊर्जा से निम्न गतिज ऊर्जा की ओर। अगर इसको उल्टा करें कि गति जितना उच्च होगी तो आगे को भागेगा, तो जहां जाएगा वहां पर गतिज ऊर्जा कम होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इसीलिए आवेश वहां स्थिर होकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आवेश को निम्न से उच्च स्थितिज ऊर्जा अर्थात स्रोत से एक टर्मिनल से दूसरे तक की ओर ले जाने वाले स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य स्रोत का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहलाता है। ध्यान दीजिए कि ईएमएफ एक बल नहीं है, बल्कि यह खुले परिपथ में स्रोत के दोनों टर्मिनलों के बीच वोल्टता का अंतर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये कोई फोर्स नहीं है, बल नहीं है। अब ओम का नियम, किसी चालक में प्रवाहित धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दूसरे शब्दों में कहें तो V समानुपाती है I के, अर्थात V = RI। जहां R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। R इधर रखेंगे तो V/I हो जाएगा, V का वोल्ट, I का एम्पियर, इसलिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे एम्पियर या 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स है। चालक के प्रतिरोध R का संबंध, तो R बराबर ρL/A है। इसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। अब आगे देख रहे हैं कि R बराबर ρL/A के द्वारा चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर है। R मतलब प्रतिरोध, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर है, क्योंकि R बराबर ρL/A, जहां ρ जिसे प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं, पदार्थ का गुण है जो ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ρ हमारा पदार्थ का गुण है, यह जो है किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ का स्वयं का गुण है जो ताप और दाब पर निर्भर करता। दाब शब्द क्यों आ गया? मान लो लोहे की राड है तो ताप होता, दाब पर उसका क्या मतलब है? तो रेजिस्टिविटी ये जरूरी थोड़ा हो सकता है विलयन के अंदर की बात हो तो वहां पर दाब का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि विलयन का आयतन होता है। तो इसलिए ताप और दाब पर हमारी प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी निर्भर करती। पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता विस्तृत परिसर में परिवर्तित होती है।
तो विस्तृत परिसर में मतलब बड़े भारी रेंज में ये परिवर्तित होती है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोधक धातुओं की प्रतिरोधकता कम 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम परिसर में है, यानी रेंज में है। विद्युत रोधी जैसे कांच या रबर की प्रतिरोधकता 10⁻22 से 10⁻24 गुना होती है। लघु गणकीय पैमाने पर अर्धचालकों जैसे एसआई और जी यानी सीजियम और जर्मेनियम की प्रतिरोधकता उसके मध्य परिसर में होती है। तो ये अर्धचालक है, तो चालक और कुचालक, चालक और अचालक यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर की प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी होगी। अधिकतर पदार्थों में धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ परिस्थितियों उदाहरणार्थ आयनी क्रिस्टलों और विद्युत अपघट्य में धारा वहन धनायनों तथा ऋणायनों द्वारा होता है। तो जितने भी पदार्थ हैं उनमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन ही करंट चार्ज के कंडक्टर या कैरियर होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे आयनिक क्रिस्टल और विद्युत अपघट्य में आयनिक क्रिस्टल में जो है करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है या आवेश का फ्लो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य हैं उनमें करंट का फ्लो आयनों द्वारा होता है। उनमें धनायन और ऋणायन यानी पॉजिटिव और कैटायन या एनायन होते हैं। धारा घनत्व जे प्रति सेकंड प्रति एकांक प्रवाह के अभिलंब क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा देता है, यानी जे इक्वल टू एन क्यू वी डी, जहाँ पर एन आवेश वाहकों जिनमें प्रत्येक का आवेश क्यू है की संख्या घनत्व घनत्व का मतलब घना, घना का मतलब प्रति एकांक आयतन में उनकी संख्या तथा आवेश वाहकों का अपवाह वेग वीडी है। जे इक्वल टू एन क्यू वी डी। इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर माइनस ही लिखते हैं। यदि J एक अनुप्रस्थ काट A के अभिलंबवत है और क्षेत्रफल पर एक समान है तो क्षेत्रफल में धारा का परिमाण I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है या I इक्वल टू एन ई वी डी ए होता है। ये सारे फार्मूले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है E इक्वल टू वी अपान एल, बहुत बार आपको बताए हैं। I इक्वल टू एन ई वी डी ए और ओम के नियम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक प्राप्त होता है। स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम बराबर रो एन ई स्क्वायर अपान एम वी डी। यदि यह हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन धातु के आयनों से संघट्ट करते हैं यानी टकराते हैं या कोलिजन करते हैं जो उन्हें यादृच्छिक या रैंडम विक्षेपित कर देते हैं, जो बाह्य बल ई के कारण धातु में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल स्मॉल ई कैपिटल ई और अपवाह वेग या ड्रिफ्ट स्पीड वी डी जिसमें त्वरण नहीं है में अनुपातिकता को समझा सकता है। यानी जो फोर्स लग रहा है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड है उसके रेशियो को समझा सकता है ये फार्मूला। यदि ऐसे संघट्ट औसत काल अंतराल टाउ में होते हैं तो वी डी इक्वल टू ए टाउ बराबर ए की जगह ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम हो गया। हमने सारी चीजें बताई। एफ बराबर एम ए होता है तो ए बराबर एफ बाई एम हो जाएगा और एफ बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई होगा। एनसीईआरटी पढ़ाते समय सब बताया है हमने, वो पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ए इलेक्ट्रॉन का त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, अतः रो इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। ये सब फार्मूले आप बॉक्स में बंद करके याद करिए, चूंकि एनसीईआरटी में हमने बॉक्स में बंद किया है इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखिए, कह रहा उस ताप परिसर में जिसमें प्रतिरोधकता ताप के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है, प्रतिरोधकता के ताप गुणांक एल्फा को प्रति एकांक ताप वृद्धि से प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर से इसको पढ़िए। कह रहा उस ताप परिसर में जिसमें प्रतिरोधकता ताप के रैखिक रूप में बढ़ती, जैसे आर टी बराबर R01 प्लस एल्फा टी, फार्मूला पढ़ा था एनसीईआरटी में, उसी की बात कर रहा है। तो प्रतिरोधकता के ताप गुणांक एल्फा को प्रति एकांक ताप वृद्धि से
प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक रूप में परिभाषित किया जाता है। एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा है। ओम के नियम का पालन बहुत से पदार्थ करते हैं, परंतु यह प्रकृति का मूलभूत नियम नहीं है। यह असफल है यदि, तो ओम का नियम कब असफल होगा? जब V रैखिक रूप से I पर निर्भर करता है। अगर V और I अरैखिक रूप से मतलब रेखीय नहीं है ग्राफ, तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि V समानुपाती है I के, और V और I के बीच अगर हम ग्राफ खींचें और समानुपात हो तभी रेखा बनेगी। अगर समानुपात नहीं है तो रेखा नहीं बनेगी। तो इसीलिए रैखिक नहीं अरैखिक लिखा है, मतलब नॉन लिनियर। V के उसी परम मान के लिए V और I में संबंध V के चिन्ह पर निर्भर है। तो V और I का मान, परम मान V और I के अगर चिन्ह पर निर्भर है तो भी असफल हो जाएगा ओम का नियम। सब ग्राफ हमने एनसीईआरटी में पढ़े। सी वाला क्या है? V और I में संबंध अद्वितीय नहीं है। V और I में संबंध अद्वितीय नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा संबंध और ना हो। तो ओम के नियम में तो V समानुपाती I है, जबकि अन्य नियमों में V और भी समानुपाती और दूसरे तरीके से भी V और I का संबंध होगा। इसलिए और भी संबंध के तरीके हैं, इसलिए ओम का नियम के लिए हर जगह V समानुपाती I होना जरूरी नहीं है। जैसे कि उदाहरण दे रहा है कि एक उदाहरण यह है कि जब रो I के साथ बढ़ता है, यद्यपि ताप को स्थिर रखते हैं, तो एक दिष्ट कार्य यानी रेक्टिफायर A तथा B लक्षणों को संयोजित करता है, जैसे गैलियम और AS आर्सेनिक जो भी हो, C लक्षण को दर्शाता है। तो इसको ध्यान देना है। Ga और AS ये V और I में समानुपात का लक्षण नहीं रहता, बल्कि अन्य दूसरे लक्षण दिखाता है। तो रेक्टिफायर में यूज किए जाते हैं गैलियम और आर्सेनिक। तो ये जो है अलग अलग तरीके से अपना ग्राफ दिखाते हैं। समानुपात का यानी रेखीय ग्राफ होना कोई जरूरी नहीं। तो जहां पर रेखीय ग्राफ नहीं होगा वहां ओम का नियम असफल होगा। सारे ग्राफ एनसीईआरटी में हमने 3 ग्राफ बताए थे, उन्हीं की बात चल रही। जब विद्युत वाहक बल E या एप्सिलॉन के एक स्रोत को बाह्य प्रतिरोधार से संयोजित किया जाता है, तो R पर वोल्टता V बाह्य निम्न द्वारा दी जाती है। V बाह्य मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल या वोल्टता। तो V बाह्य V इक्वल टू IR बराबर I की जगह एप्सिलॉन अपान R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, जहाँ स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी आंतरिक प्रतिरोध है इंटू R। तो ये सब फार्मूले एनसीईआरटी में दिए गए। अब आगे आ जाता है किरचॉफ के नियम। तो प्रथम नियम ये संधि का नियम है। तो परिपथ के अवयवों की किसी संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के तुल्य होता है, यानी जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है उतनी ही बाहर निकल के जाएगी। द्वितीय नियम क्या है? किसी बंद पास या लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। बीजगणितीय मतलब प्लस माइनस के चिन्ह को भी ध्यान देना है। साधारण योग में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं ध्यान देंगे, लेकिन अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग में प्लस माइनस के चिन्ह को ध्यान देंगे। अब आगे कह रहा है व्हीट स्टैंड सेतु जैसा कि पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है 4 प्रतिरोधों R1, R2, R3, R4 का विन्यास है तथा शून्य विक्षेप अवस्था में। जब शून्य विक्षेप अवस्था कब होगी? जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। तो R1 अपान R2 बराबर R3 अपान 4 होगा जब शून्य विक्षेप स्थिति होगी। द्वारा यदि 3 प्रतिरोध ज्ञात हो तो चौथे प्रतिरोध के अज्ञात मान को निर्धारित किया जा सकता है। तो 3 प्रतिरोध में से अगर कोई एक नहीं पता है चारों में, तो इस फार्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं जब शून्य विक्षेप होगा। तो ये चीज हमने पढ़ी। अब यहाँ पर देखिए विद्युत धारा, आवेश, वोल्टता, विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इन सब के ये चिन्ह दिए हैं और उनकी विमा यानी डायमेंशन दी है, मात्रक दिए हैं और ये थोड़ा सा टिप्पणी की है उसमें। तो ये अब इसको देखने में टाइम बहुत लगेगा। आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये सब चीज़ें देख लीजिएगा
क्योंकि वीमा निकालना हमने आपको बताया है। वीमा और ये फार्मूले का वो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख ही लेते हैं। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, एम्पियर इसकी वीमा है, ब्रैकेट में ए लिखा जाता है बड़े कोष्टक में। एम्पियर मात्रक है और एसआई आधारी मात्रक है, यानी बेसिक ये मूल मात्रक एक तरह से कह सकते हैं। आवेश को क्यू से या स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। टीए इसकी वीमा है, मात्रक सी यानी कूलाम है। विद्युत वोल्टता विद्युत विभवांतर को वी से ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स वी से दर्शाते हैं। कार्य बटे आवेश अगर कर दें तो ये वोल्टेज का हमें वोल्टेज बराबर कार्य बटे आवेश होता है, W इक्वल टू क्यू वी। बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये सब इस तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा किताब में लिखा हुआ है, मेन चीजें हम बता दे रहे हैं। अब देखिए विचारणीय विषय है तो इनको देखते हैं। कह रहा है यद्यपि हम धारा की दिशा को परिपथ में एक तीर से दर्शाते हैं, परंतु यह एक अदिश राशि है। धाराएं सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। धारा एक अदिश है, इसे इसकी परिभाषा से भी समझ सकते हैं। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई दो सदिशों के अदिश गुणनफल द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी आई इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस, जहाँ जे तथा डेल्टा एस सदिश है, तो सदिश गुणित सदिश यहाँ पर अदिश। तो कहने का मतलब है कि सदिश और अदिश में कोई दिमाग नहीं लगाना। जो सदिश योग के नियम का पालन करे वो सदिश है, नहीं तो अदिश है। विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए वो अदिश। पाठ्य में प्रदर्शित किसी प्रतिरोधक और किसी डायोड के वीआई ग्राफ पर ध्यान दीजिए। पाठ्य में मतलब पाठ्य पुस्तक में जो पीछे ग्राफ बना था। प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करता है जबकि डायोड नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस में ओम का नियम लागू होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, सीधी रेखा, देखिए एनसीईआरटी में, और डायोड में नहीं बना था। ये देखिए फिगर बने हुए हैं, यहाँ पर ये सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर का मतलब डायोड, तो एक तरह से अर्धचालक में यहाँ पर सीधी रेखा नहीं है। देखिए नाइक्रोम के तार में सीधी रेखा है, यहाँ भी सीधी रेखा नहीं है। रजिस्टिविटी रोटी, ये रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ है। अगर रेजिस्टेंस और उसमें होता वोल्टता में V इक्वल टू आई आर होता है, तो V और I में होता या V और R में होता तो स्ट्रेट लाइन होता। तो इन्हीं ग्राफों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डायोड नहीं पालन करता है ओम के नियम। यह दृढ़ कथन कि V बराबर आई आर ओम के नियम का प्रकथन है, सत्य नहीं है, क्योंकि हर जगह लागू नहीं होता। अभी ऊपर भी हमने पढ़ा। यह समीकरण प्रतिरोध को परिभाषित करता है और इसे सभी चालक युक्तियों में प्रयुक्त कर सकते हैं, चाहे वह ओम के नियम का पालन करती हो या ना करती हो। तो V इक्वल टू आई आर कोई ओम के नियम का दावा नहीं है। ओम का नियम दावा करता है कि V तथा I के बीच ग्राफ रैखिक है, अर्थात R V पर निर्भर नहीं करता है। R V पर निर्भर नहीं करता, V I पर निर्भर करता है। ओम के नियम का समीकरण E बराबर रो जे ओम के नियम के दूसरे प्रकथन की ओर ले जाता है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। अर्थात कोई चालक पदार्थ तभी ओम के नियम का पालन करता है जब उस पदार्थ की प्रतिरोधकता लगाए गए विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो ध्यान दीजिए कि ये पहली बात, तो ये मेन ओम के नियम का फार्मूला है, और ओम का नियम का प्रकथन के बारे में कह रहा है कि ओम के नियम के दूसरे प्रकथन की ओर ले जाता है। अर्थात कोई चालक पदार्थ तभी ओम के नियम का पालन करता है जब उस पदार्थ की प्रतिरोधकता लगाए गए विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता विद्युत क्षेत्र और लगाए गए प्रतिरोधकता और लगाए गए विद्युत क्षेत्र के मान पर निर्भर नहीं करती है। कोई चालक पदार्थ तभी ओम के नियम का पालन करता है जब उस पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा पर निर्भर नहीं करती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है इस बात पर निर्भर ना करे,
तभी ओम का नियम पालन होता है। समांगी चालक जैसे सिल्वर या अर्धचालक जैसे शुद्ध जर्मेनियम या अशुद्ध युक्त जर्मेनियम विद्युत क्षेत्र के मान के कुछ परिसर में ओम के नियम का पालन करते हैं, कुछ सीमा तक। यदि क्षेत्र अति प्रबल है तो इन सभी उदाहरणों में ओम के नियम का पालन नहीं होता। अगर विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा है तो ओम के नियम का भी पालन किसी में नहीं होता। विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन की गति यादृच्छिक संघट्टों के कारण यानी रैंडम मोशन होगा, मतलब जब विद्युत क्षेत्र न लगा हो। ई के कारण यानी जब विद्युत क्षेत्र लग गया हो तब उत्पन्न गतियों के योग के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की गति पहले यादृच्छिक संघट्ट यानी रैंडम कोलिजन वाले, फिर विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न जो गतियां हैं उनके योग द्वारा। यादृच्छिक संघट्टों के कारण गति का औसत शून्य हो जाता है और वीडी यानी अपवाह चाल में योगदान नहीं करता। यही कह रहा है कि यादृच्छिक संघट्टों के कारण गति का औसत शून्य हो जाता है। तो यादृच्छिक गति मतलब अपने हिसाब से कुछ पूरब में चला, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर में, कुछ दक्षिण में। तो जब पूरब में चला तो पश्चिम वाला पूरब वाले को कैंसिल कर दिया, जब उत्तर में चला तो फिर दक्षिण को चल गया तो उत्तर दक्षिण वाले कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार से कह रहा है कि यादृच्छिक संघट्टों के कारण गति का औसत शून्य हो जाता है और वीडी यानी अपवाह चाल या ड्रिफ्ट स्पीड में योगदान नहीं करता। देखिए अध्याय 10 कक्षा 11 की पुस्तक, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल वीडी केवल इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र के कारण ही है। तो जब विद्युत क्षेत्र लगेगा तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो वो जितना पूरब में गया उतना पश्चिम में, जितना उत्तर में गया उतना दक्षिण में, यानी रैंडम मोशन करेगा। और अपवाह चाल जिसको बोलते हैं, तो कुल अगर उसका औसत निकालेंगे तो 0 आएगा। तभी वेग उसका आएगा जब उसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन गति करेगा। क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो गति एक दिशा में होगी तो उसका कुछ परिणाम निकलेगा। संबंध J बराबर ρV प्रत्येक प्रकार के आवेश वाहक पर अलग अलग प्रयुक्त होना चाहिए। ये वाला संबंध किसी चालक तार में कुल धारा तथा धारा घनत्व धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेशों से उत्पन्न होता है। तो किसी चालक तार में कुल धारा तथा धारा घनत्व, तो ध्यान दीजिए धारा का मतलब ही है आवेश प्रवाह की दर। आवेश में धनात्मक आवेश भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। इसीलिए कह रहा है कि धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेशों से कुल धारा या धारा घनत्व उत्पन्न होता है। तो J बराबर ρV पॉजिटिव प्लस ρV निगेटिव के कारण, निगेटिव आवेश के कारण, यानी रो बराबर रो पॉजिटिव प्लस रो निगेटिव। एक उदासीन तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है में रो पॉजिटिव इक्वल टू माइनस रो निगेटिव। यह स्थित होती है एक न्यूट्रल वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है। ये स्थिति आ जाएगी क्योंकि रो बराबर 0 रखेंगे तो ये रो पॉजिटिव बराबर माइनस रो निगेटिव होगा। इसके अतिरिक्त V पॉजिटिव लगभग 0 है जिसके कारण हमें प्राप्त होता है रो बराबर 0। तो V पॉजिटिव अगर 0 होगा तो जाहिर सी बात है 0 रखेंगे तो रो बराबर 0 आ जाएगा, रो बराबर 0 हो जाएगा। या J बराबर रो निगेटिव भी हो जाएगा, रो पॉजिटिव 0 हो गया तो रो निगेटिव भी ही बचेगा J बराबर। इस प्रकार संबंध रो बराबर J भी कुल धारा आवेश घनत्व पर लागू नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए J बराबर रो भी कुल धारा आवेश घनत्व, कुल धारा या आवेश घनत्व प्लस और माइनस दोनों के लिए है, जबकि यहाँ पर प्लस के लिए भी 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया। तो J बराबर रो माइनस V जो है ये J बराबर रो V माइनस के लिए लागू होगा, कुल धारा या आवेश घनत्व पर लागू नहीं होता। किरचॉफ का नियम का संधि नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। किसी संधि पर निर्गत धाराओं का योग संधि पर आगत धाराओं के योग के तुल्य होता है।
तारों को मोड़ने या पुनः अभिविन्यसित करने के कारण किरचॉफ के संधि नियम की वैधता नहीं बदलती। तो ध्यान दीजिए, जो किरचॉफ का नियम है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। किसी संधि पर निर्गत धाराओं यानी निकलने वाली का योग संधि पर आगत धाराओं यानी आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी आवेश प्रवाह की दर ही धारा है। तो जो धारा आ रही है यानी जितना आवेश आ रहा है, जितनी धारा निकल रही है यानी जितना आवेश जा रहा है वो बराबर है। तो आवेश तो संरक्षित है, नष्ट ही नहीं हुआ। तारों को मोड़ने या पुनः अभिनिश्चित करने के कारण किरचॉफ के संधि नियम की वैधता नहीं बदलती। इससे किरचॉफ का नियम नहीं बदलता, क्योंकि मोड़ने से या उनका ओरिएंटेशन चेंज करने से कहीं आवेश का प्रवाह यानी धारा थोड़ी बदल जाएगी। इसलिए वैधता पर किरचॉफ के नियम का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, आ जाता है अभ्यास के अंतर दिए गए प्रश्नोत्तर। तो ये इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।